नमस्कार। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कब थमेगी बयानबाजी? ये एक बेसिक सवाल है इंडिया अलायंस के हिसाब से। इसलिए कि भारतीय राजनीति कई बार गवाह रही है कि जब दिल धड़कता है तो राजनीति में या तो सत्ता बदलती है, कई बार बड़े-बड़े खेल होते रहे और बड़ी लंबी लंबी दूरी भी बन जाया करती रही है। सत्ता कई बार चली गई, मजबूत लोगों की सत्ता चली गई और कई बार सत्ता बदली अपने कारणों से और फिर तुरंत चली गई। तो कई ऐसे प्रसंग हैं। आज राहुल गांधी को गाली देने तक की बात आ गई। गाली इस सेंस में कि समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी मंदबुद्धि हैं, पागल हैं, आदि आदि। हालांकि ये दिखता है समाजवादी पार्टी की ओर से यह प्रसंग है, लेकिन प्रसंग तो मूलतः मध्य प्रदेश से है, जहां कमलनाथ जी ने अखिलेश वखिलेश कौन हो को छोड़ो यार, अखिलेश वखिलेश प्रेस के लोगों को उन्होंने कहा। हालांकि इसका जवाब इस बार अखिलेश जी ने अपने पिछले अंदाज में जो अजय राय जी को उन्होंने दिया था चिरकुट कहते हुए, इस तरह से नहीं दिया। बहुत ही मैच्योर ढंग से कहा कि भाई हम तुम्हारे मित्र हैं, हम जानते हैं उनको, लेकिन वो कमल उनके नाम में ही है। तो अखिलेश में से अखिलेश तो पूछेंगे ही, अखिलेश तो कोई है लेकिन अखिलेश कौन है वो जरूर पूछेंगे। यानी उनका इशारा ये था कि कांग्रेस भी भाजपा के साथ जैसी ही है। इसके पहले भी अखिलेश जी ऐसा कह चुके हैं। हालांकि अजय राय जी जब से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, तब से हमारी अपनी राह अलग होने का संकेत दे रहे हैं। इंडिया टुडे में उन्होंने एक लंबा इंटरव्यू भी दिया था। तो इस पृष्ठभूमि में ये सारा संघर्ष चल रहा है और कमलनाथ जी एक ऐसा इलाका है, ऐसा लगता है मध्य प्रदेश एक ऐसा इलाका है जहां कमलनाथ जी की सत्ता दिखाई पड़ रही। उन्हें अब ऐसा लग भी रहा है कि अब तो हमारी सत्ता आई। वहां राहुल गांधी की सीमा समाप्त हो जाती है। राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाते। इंडिया अलायंस का घोषित जो उसकी सभा थी वो भी रद्द हो चुकी है। वहां हिंदुत्व के उग्र हिंदुत्व के पैरोकार बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भी तालमेल है कमलनाथ जी का। दूसरी तरफ राहुल गांधी का सामाजिक न्याय का प्रश्न। मैं कह रहा था कि दिल को यदि दिल धड़क रहा है, यदि इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो जितनी जल्दी हो सके। मैंने केसी त्यागी जी को सुना कि वो कह रहे थे कि राहुल गांधी और खड़गे साहब को जितनी जल्दी हो इसको मैनेज कर लेना चाहिए, जल्दी से इंटरवेन करना चाहिए। वो सही कह रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हम इस आगे एक घंटे में हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही समृद्ध पैनल होने वाला है। तो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं भारतीय राजनीति में, जो दिल धड़कने के कारण घटी है। इंदिरा गांधी से जब जयप्रकाश नारायण की नाराजगी हुई, तो हम आप जानते हैं इतिहास ने किस करवट लिया। लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार के बीच का चर्चित है बिहार भवन का जो आपस का जो तनाव हुआ था, और उन्होंने जो टिप्पणी की थी लालू जी ने, उसके बाद जब नीतीश जी की राह जुदा हुई तो बिहार में सत्ता परिवर्तन। हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के बीच जो संघर्ष हुए उसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम यह हुआ कि जीवन भर के लिए मेनका और वरुण गांधी टैग्ड हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, जनसंघ के साथ। तो ऐसा कुछ ना हो, जितनी जल्दी हो सके इंडिया अलायंस के लिए जरूरी है कि इंटरवेन किया जाए, जो अभी तक नहीं दिख रहा है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैनल है। हमारे साथ हैं जम्मू आनंद जी। जम्मू आनंद जी नागपुर से हैं और आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वामपंथी पृष्ठभूमि से हैं। विनय ठाकुर जी हमारे मित्र और स्त्रीकाल के साथियों में से, इनके कई कार्यक्रम हम आप सब देखते रहते हैं। जम्मू भाई भी हमारे यहाँ परिचित हैं, जम्मू भाई से भी दर्शक हमारे परिचित हैं और अक्सर आते रहते हैं। हमारे साथ हैं मनोरमा हमारी साथी, और ये शो लगभग उनका ही होता है 9 बजे। आज मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, तो मनोरमा से भी लोग परिचित हैं। डॉक्टर अनिल जय हिंद हमारे साथ अक्सर आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। समाजवादी उठापटक को भी बहुत करीब से जानते हैं। जो आज हमने विषय रखा है कि जब दिल धड़कता है, तो कई किस्से हम उनसे भी सुनेंगे। बहुत कुछ धड़क जाता है, तो जल्दी से जल्दी दिल को जितना जल्दी संभाला जाए उसको अब इंटरवेन करने की नौबत आ गई है।
मनोरमा आप स्क्रीन पे बने रहे, देख ये ऑन रहे वीडियो। हेमंत जी हमारे साथ पटना से, और हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ही कमिटमेंट के साथ, और जानकारी तो होती है, इसके अलावा कमिटमेंट के साथ इनकी टिप्पणियां, राजनीतिक टिप्पणियां काफी देखी सुनी जाती हैं। हमारे साथ प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी हैं, आप अम्बेडकरवादी और लखनऊ से हैं। आप अम्बेडकरवादी विचार से संपन्न हैं, और आपका पोजीशन, राजनीतिक सामाजिक पोजीशन अम्बेडकरवादी होती है, और अच्छे विश्लेषक समाज, संस्कृति और राजनीति के। तो ये विषय है, और सबसे पहले थोड़ी कहानी पे भी बात करेंगे। एक और प्रसंग है जो मैं ऐड कर ही दूं, उसके बाद आगे अपने पैनलिस्ट से पूछूंगा कि अक्सर कांग्रेस किसी से संघर्ष कर ले तो कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा कोई राजनीतिक दल जो अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण या अन्यथा कोशिश किसी तरह से कांग्रेस से टकराव में आती है, तो एक विमर्श चल पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम सी दिखाई दे रही, जो अखिलेश जी को भी झेलना पड़ रहा है, मायावती जी को भी झेलना पड़ा, और भी लोग जो इधर उधर गए, ममता बनर्जी के लिए भी, नीतीश कुमार पे भी हमेशा सवाल खड़ा रहता है। तो ये क्या है, ये राजनीति की कैसी समझ है, और क्या कांग्रेस को इतना सेंटर में रख करके यदि राजनीतिक विश्लेषण होता है या राजनीतिक माहौल बनाया जाता है, इन सब पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर अनिल जय हिंद से समझेंगे। हमारा पहला कोर सवाल तो यही है कि दिल को जितनी जल्दी हो दरकने से बचाने की जरूरत तो आप देखते होंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी। संजीव जी, देखिए, गठबंधन के बहुत इससे पहले भी प्रयोग हुए, और सबसे बड़ा प्रयोग तो 1977 में हुआ था, पहला केंद्रीय स्तर पे जो जनता पार्टी बनी थी। लेकिन जनता पार्टी आपस में जो उसके घटक थे उनमें बहुत जल्दी ही दरारें आनी शुरू हो गई और वो छिटक गई। फिर लोगों ने कहा भाई ये तो जो गठबंधन है ये स्थायित्व नहीं दे सकते, और दोबारा से फिर 10 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। तो गठबंधन को निभाना, उसको चलाना, उसके लिए बहुत मर्यादाओं में रहना पड़ता है, उसके धर्म होते हैं, वो धर्म निभाने पड़ते हैं, और एक दूसरे को मान सम्मान देना पड़ता है। जैसे हमारे गांव में पंचायत होती है, तो पंचायत में कोई भी, जब पंचायत होती है पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसमें कोई गरीब भी होता है, कोई अमीर भी होता है, कोई ताकतवर भी होता है, कोई कमजोर भी होता है, लेकिन पंचायत में सबकी सुनी जाती है, सबको बोलने का हक होता है, सबको मान सम्मान बराबर का मिलता है। तो गठबंधन में भी ऐसा ही होता है, यही धर्म है गठबंधन का। लेकिन जिस तरह का, अगर आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश का जो प्रकरण है, वहां पे जिस तरह से हुआ कि पहले तो इन लोगों ने अखिलेश को एंगेज किया, एक फार्मूला बना कि भाई जिस सीट पे आप जीते हैं या जहां आप बीजेपी के बाद नंबर 2 पे रहे, वहां पे आपका अधिकार बनता है। ऐसी 6 सीटें चिन्हित कर ली गई। रात के 1:30 बजे तक वार्तालाप चलता रहा, और फिर पहली जो सूची आई उसमें उन्हीं 6 सीटों का आवंटन कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। तो ये कुछ जमने वाली बात है नहीं, एक तरह से विश्वासघात लगता है। और अखिलेश जी का जो उसमें रिएक्शन था वो स्वाभाविक था। आप सीधा शुरू में कह दीजिए कि भाई हमारा कोई गठबंधन नहीं है विधानसभा के चुनावों में, जो इंडिया गठबंधन है वो लोकसभा चुनावों के लिए, बात खत्म। आप लड़िए, समाजवादी पार्टी को जिन सीटों पे लड़ना है खूब लड़े, लेकिन पहले आप उनको एंगेज करते हैं और फिर बिना कॉन्फिडेंस में लिए उन सीटों पे आप अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं। तो एक जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है वो आती है, और प्रतिक्रिया जब आती है उसके बाद आपके जो कांग्रेस के जो छोटे स्तर के नेता हैं, प्रदेश लेवल के नेता हैं, वो कमलनाथ अखिलेश के बारे में जिस तरह से उनका नाम लेते हैं, तो वो तो मेरा ख्याल आया था उन्होंने किसी बीजेपी के नेता के बारे में कभी इस तरह से मैंने तो नहीं सुना कि कभी कमलनाथ ने किसी मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया हो। फिर उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस बिल्कुल खत्म है, जहां बार बार समाजवादी पार्टी ने अमेठी और रायबरेली में बिना गठबंधन के भी कांग्रेस को समर्थन दिया, सीटें वहां छोड़ दी हैं,
और उसके बाद ऐसा भी हुआ है कि विधानसभा के चुनाव में 6 की 6 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी जीतती है अमेठी में, रायबरेली में, लेकिन लोकसभा के लिए छोड़ती रही है, बिना गठबंधन के छोड़ती रही है। तो ऐसे में वहां के जो अध्यक्ष अजय राय, ये उल जलूल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने उसके बाद देखा जो माफी भी मांग रहे हैं, तो वो माफी भी एक तरह से ऐसे मांग रहे हैं जैसे वो बहुत बड़ी चीज हो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं अखिलेश को। अरे आप एक छोटी सी पार्टी के, जिसके 2.23% वोट हैं उत्तर प्रदेश में, आप नसीहत दे रहे हैं उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिसके 37% वोट आए। कह रहे हैं कि आपको बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस का साथ देना चाहिए। अखिलेश को क्या करना चाहिए वो ज्यादा बेहतर जानता है। आप मैंने कौन वो होते हैं बयान सुना, नसीहत? मैंने वो बयान सुना और बहुत ही सरकास्टिक था। बिल्कुल सार्कास्टिक है, ऊपर से तो आप हाथ जोड़ रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी, मतलब आप कितना पाखंड है और कितनी बड़ी नौटंकी है। दिखाने को आप हाथ जोड़ रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूं, मैं मुलायम सिंह जी की बड़ी इज्जत करता था, ये था वो था, और फिर ऊपर से फिर नसीहत दे रहे हैं आप। आपकी औकात क्या है? तो ये इस तरह से गठबंधन, ये तो मैं अच्छा हुआ थोड़ा सा शुरू में हो गया। कुछ चीजें आप काफी लंबे समय से देखते रहिए जो दिल दरक रहा है, और यदि इसको सिर्फ स्टेट का मैटर समझ करके छोड़ दिया गया, जल्दी से जल्दी इंटरवेन नहीं किया गया, जो किसी त्यागी जी कह रहे हैं और दूसरे लोग कह रहे हैं, आज कन्वेंशन नहीं है इनके पास, इसकी दिक्कत भी आ रही है, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। मैंने 2-4 एग्जाम्पल दिया। ऐसी स्थितियों में राजनीति बदल जाती है, इंडिया गठबंधन भी कर सकता है। कुछ तो पुराने अनुभव से भी आप बताएं कि क्या सब संजीव रहा जी, पहले। संजीव जी, मैं डे 1 से ये कह रहा हूं कि इस गठबंधन को सिवाय नीतीश कुमार के, एक तो ये गठबंधन बनता ही नहीं अगर नीतीश कुमार इनिशिएटिव नहीं लेते। जो राहुल गांधी हैं या खड़गे साहब हैं, खड़गे साहब भले आदमी हैं, राहुल गांधी बड़े भले आदमी हैं, लेकिन उनके साथ उनके ऊपर विश्वास करना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ना ममता बनर्जी विश्वास करती उन पे, ना आम आदमी पार्टी के केजरीवाल विश्वास करते उन पे। ये नीतीश कुमार का चेहरा है जिसकी वजह से ये इंडिया गठबंधन बना है। और आज अभी भी देखिए, राहुल गांधी ने कोई, या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अभी तक कोई कमलनाथ को या कोई अजय राय को कुछ इस तरह का उनका बयान आया हो कि भाई इन्होंने गलत किया या उनको चेतावनी दी हो या कुछ कहा हो, अभी तक भी नहीं हुआ। तक कोई इंटरवेंशन जी, तो ये लंबे समय तक ऐसे चलने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो स्टेक है वो कांग्रेस का, सबसे बड़ी पार्टी वो है। और नीतीश कुमार जी को अब तक भी डिक्लेयर नहीं किया एज कन्वीनर। आज तक आपने कोई ऑफिस नहीं खोला। कोई पत्रकार अगर आप इंडिया गठबंधन से की कुछ बात करना जानना चाहता है, वो कहाँ जाएगा? एक ऑफिस तक नहीं खोला आपने दिल्ली में। नीतीश कुमार जी को अब तक कन्वीनर नहीं डिक्लेयर किया, जैसी बात चल रही थी। बल्कि यहाँ तो और भी हम आपसे और बात करेंगे आगे चल के कि राहुल गांधी कभी भी जाति जनगणना का श्रेय खुद लेना चाहते हैं या भविष्य में होने वाली जाति जनगणना का श्रेय कांग्रेस को खुद को देना चाहते हैं, लेकिन कभी भी थैंकफुल नीतीश कुमार की कोई चर्चा करते हुए नहीं दिखाई पड़ते, जबकि कर्नाटक की जनगणना पे बैठे हुए हैं लोग। इस पर बात करेंगे आपसे भी आगे चल के। जम्मू भाई, ये जो स्थिति है कि जो अपनी राजनीतिक कंपल्सन्स के कारण कई सारे प्रसंग ऐसे होते हैं जिसके कारण चीजें अलग होती हैं। जितना कंपल्सन कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस यदि पैन इंडिया है, कई राज्यों में है, तो उसकी भी मजबूरियां हैं निश्चित तौर पे, लोकल दल और तमाम। लेकिन ये मजबूरियों से कुछ ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। एक तो राहुल गांधी की सीमा ही खत्म हो जाती है मध्य प्रदेश में, जो कमलनाथ करें वही सब सही है। दूसरी बात कि सीपीएम भी असहज है, उसने कोऑर्डिनेशन कमेटी में लोग नहीं दिए, जो जिसमें शरद पवार चेयरपर्सन है, अभी दिए कि नहीं पता नहीं। केरल में भी ये प्रसंग है। तो क्या हर कोई जो विरोध में जाएगा कांग्रेस का वो बी टीम हो जाएगा क्या केरल? और देखिए मजेदार है कि केरल में जेडीएस, जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गई है, वो सरकार में शामिल है सीपीएम के साथ। राजनीति के इन अंतर विरोधों को बिना समझे हुए कई बार कह दिया जाता है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी की, अब तो अखिलेश जी के लिए कहा जा रहा है बी टीम है। अखिलेश जी भी कहते रहे कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये क्या है राजनीतिक, इसको कैसे देखते हैं? वामपंथियों पे तो ये सवाल कभी नहीं खड़ा हो सकता। जम्मू, सबसे पहले तो मैं ये जो दिल धड़कने वाली जो बात है, इस पर एक टिप्पणी कर देता हूं। मुझे लगता है ये मामला दिल धड़कने का नहीं, ये मामला ब्लड प्रेशर का है। ये बेसिकली धड़कना है, टूटना है।
हाँ हाँ, तो जब ज्यादा धड़कने लगता है तो टूट भी जाता है। तो मुझे वो दिल धड़कना और दिल टूटने वाला मामला नहीं लगता है। ये मामला बेसिकली ब्लड प्रेशर का है, और ये ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसकी ये निशानी है। दूसरा ये है कि इस वक्त जो गठबंधन की बात हो रही है, इंडिया की बात है, तो ये गठबंधन और अब तक के देश में गठबंधनों का जो इतिहास रहा है उसमें बुनियादी फर्क है। अब तक के गठबंधनों का जो इतिहास है उसके केंद्र में गैर कांग्रेसवाद रहा, और अब जो गठबंधन उभर के आया है या उभरा है, ये गठबंधन बीजेपी केंद्र में है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है ये ज्यादा अब वैचारिक है। कांग्रेस के खिलाफ का गठबंधन ये वैचारिक नहीं था, राजनीतिक था। लेकिन बीजेपी के खिलाफ का जो गठबंधन अभी इंडिया के रूप में सामने आया है, ये राजनीतिक भी है और वैचारिक भी है। मैं इसलिए वैचारिक कह रहा हूं कि फासीवादी ताकत, सांप्रदायिक शक्ति, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, जिनको बुनियादी तौर पर न स्वतंत्रता आंदोलन मंजूर था और ना ही एक सेक्युलर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर है, उन्हें तो इस देश की पूरी अवधारणा को ही बदलना है, जिसको वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। तो इसीलिए अभी जो गठबंधन है, ये गठबंधन महज 4 सीटों का गठबंधन या सिर्फ बीजेपी के खिलाफ गठबंधन नहीं है। ये बुनियादी तौर पर बहुत वैचारिक स्तर ने इस वक्त 75 साल की डेमोक्रेसी के बाद हिंदुस्तान की चुनावी राजनीति, खास करके देश की चुनावी राजनीति, ये राजनीति के अलावा वैचारिक हो गई। और इसीलिए अब जिस किसी को भी बीजेपी के खिलाफ भूमिका लेनी है तो सिर्फ वो राजनीतिक नहीं है, वैचारिक भूमिका लेनी पड़ेगी। और इसीलिए जो तो क्या किसी बड़ी पार्टी, बड़ी मछली के नीचे छोटी मछली को समर्पित हो जाना चाहिए? अब सवाल इस बात का है कि जिन लोगों को देश बचाने और संविधान बचाने की जिम्मा जो खुद होके ले रहे हैं, अर्थात राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी उसकी जो बड़ी पार्टी होगी। जिम्मेदारी वैचारिकता के नाम पर बड़ी जिम्मेदारी आप छोटे पार्टी पे नहीं डाल सकते। अंततोगत्वा बड़ी पार्टी को ही बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये जो इंडिया गठबंधन को बनाना, इंडिया गठबंधन को टिकाना, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना, इसमें कांग्रेस की निर्णायक भूमिका है। और कांग्रेस इस निर्णायक भूमिका को निभाने में कहीं पर भी अगर चूकती है तो ये ऐतिहासिक और एक वैचारिक भूल कांग्रेस करने जाने वाली है। मुझे लगता है कि इस वक्त कांग्रेस के अंदर 2 बातें हैं। एक, अच्छा ये दूसरी ये भी बात है, हेमंत जी, जम्मू भाई जब पूरा कर लेंगे तो आपकी ओर ही आएंगे, इसलिए आप टिके रहें। आप 9:30 के बाद चले जाइएगा, लेकिन 9:40 के बाद जाइएगा। हाँ जम्मू भाई, आप अपनी बात पूरी करें। दिक्कत क्या है ना कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अब इस वक्त तो देश में 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो चुनावों को पूरे देश में प्रभावित कर सकते हैं, वो है कांग्रेस और बीजेपी। और ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जब जब इनका ग्राफ ऊपर उठता है तब तक इनका एरोगेंस भी सामने आना शुरू हो जाता है। जब तक इनका ग्राफ उठता नहीं है तब तक इनकी भाषा, इनकी व्यवहार बड़ा सबमिसिव होती है, शालीन होती है। तो कांग्रेस का ये अभी जो बयान है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर 2 प्रकार की व्यवहार है। एक जो कुछ बनाने जाता है, और दूसरा एक है कि किए किराए पर मट्टी डाल देता हूं।
चाहे बयान के जरिए कर दे, कुछ ऐसे कोई हरकत कर दे जिससे कि बनाने की जो पूरी प्रक्रिया जो है उस पर मट्टी पड़ जाए। ये अक्सर हमने देखा है कि ऐन चुनाव के बीच में कोई ना कोई टिप्पणी ऐसे लोग कर देंगे जिनका बड़ा जनाधार नहीं है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं कह सकते कि कमलनाथ का जनाधार नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री है। लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ को ये महसूस होने लगा है कि अब सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री वही है, तो अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और इस अहंकार में उन्होंने बहुत हल्के तरीके से वो एक टिप्पणी या प्रतिक्रिया, भाई आजकल तो पूरे डिवाइसेस रहते हैं हाथों में। गठबंधन को लेकर के भी उन्होंने हल्कापन दिखाया है। पहले वो कहते रहे कि हम नवरात्रि में इंतजार करिए, फिर उसके बाद तो आएंगे इसकी ओर जम्मू भाई, क्योंकि हेमंत जी को शायद कहीं जाना है। यस जी, बात कर लेते हैं, फिर आपकी ओर आएंगे। तो हेमंत जी, 2-3 टिप्पणियां मैं देख रहा हूँ। अरुण सिंह जी हैं, और अभी तक मैं यदि अब लोकेट कर पा रहा हूँ, कई बार बहुत रेगुलर हमारे यहाँ दर्शक हैं, मैं लोकेट कर पा रहा हूँ यदि, तो ये शायद पटना से लेफ्ट ट्रेडिशन से हैं, यदि सही लोकेट कर पा रहा हूँ। तो इनके कुछ बातें ये कह रहे हैं, जैसे सपा की हैसियत यूपी के बाहर क्या है। दूसरा कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन राज्यों के, जो ऑलरेडी तर्क आ रहा है कांग्रेस की ओर से भी, राज्यों के चुनाव के लिए नहीं किया गया है। जातीय जनगणना में नीतीश को छोड़कर अन्य कोई नेता सिवाय कांग्रेस के आगे आया क्या? सीपीएम की केरल के बाहर क्या हैसियत है? तो ये कुल मिलाकर ये बात कर रहे हैं कि ये केंद्रीय स्तर पर गठबंधन है। इस लिहाज से तो इंडिया, जो अरुण जी कह रहे हैं, इस लिहाज से तो पूरा इंडिया गठबंधन में किसी की भी हैसियत नहीं है। ममता बनर्जी की, लालू प्रसाद की तो एकदम नहीं है, एक सीट है। नीतीश जी की भी क्या हैसियत, बीजेपी के साथ मिलकर 19 सीट है। ऐसे क्या देखा जाएगा इस पूरे प्रकरण को? और दूसरा, जो कांग्रेस से संवाद करेगा, जो कांग्रेस के अनुरूप थोड़ा नहीं होगा, वो क्या बी टीम हो जाता है? जैसे पहले मायावती थी, अब अखिलेश हो जाएंगे क्या? हेमंत जी। जी, जैसा ये कहा जा रहा है कि वो विधानसभा को लेकर के नहीं था, ये सब ठीक है, ये तो एक हकीकत है, लेकिन जो स्थिति है उसके मुताबिक ये ठीक नहीं लग रहा है। मैंने कल भी एक चर्चा की थी और अभी फिर मैं उसी बात को सामने रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शायद जो लोग हैं इन चीजों को बहुत माइनॉरिटी नहीं देख पा रहे हैं। एक बयान कल सीपीआईएमएल ने जारी किया था, उसका हेडिंग मैं बताता हूं। इंडिया गठबंधन को बिहार में मजबूत बनाने और आपसी संवाद व तालमेल को बेहतर बनाने की जरूरत है। बिहार के बारे में कहा जा रहा है। तो इंडिया गठबंधन के जो एलाइज हैं, चाहे नेशनल लेवल पर या राज्यों में, तो बिहार में ये जब बात कही जा रही है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने और आपसी संवाद को बढ़ाने की जरूरत है, तालमेल बढ़ाने की जरूरत है, इसका क्या मतलब हुआ इसका? कि ये कमी जो आप चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की, सपा की, सीपीएम की, वो बिहार में भी दिख रही है। लेकिन इसको कहने वाली जो पार्टी है बहुत संजीदगी से कह करके अपना काम कर, ये लोग हाय तवा नहीं मचा रहे हैं कि हाँ ये उल्लू है और वो गधा है और वो पागल है। ये नहीं हो रहा है। लेकिन ये बात उनके नब्ज पर हाथ रखकर कही जा रही है कि तालमेल को बढ़ाइए, संवाद बढ़ाइए और ये जो इंडिया गठबंधन है उसको मजबूत बनाइए। तो मजबूत बनाने की जब बात हो रही है तो जो ये कहा जा रहा था कि एक दफ्तर होगा, एक कन्वेनर होगा, आपने ये बीच में छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस मुगालते में है, चाहे कांग्रेस इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि 5 राज्यों के चुनाव के जब नतीजे आ जाएंगे तो हमारी जो हैसियत होगी उसके आधार पर हम कन्वीनर तय करेंगे, उसके आधार पर हम लीड पोजीशन अपना लेंगे और तब बात आगे बढ़ेगी। बिहार का एक उदाहरण आपको देता हूं। आपको याद होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का, कि ये कांग्रेस ने कितनी सीटें ली थी? 70 सीटें ली थी ना महागठबंधन में। 90 80 या 90, हाँ। 90 नहीं
90 सीटें नहीं थी सर, 70 सीटें थी। 2020 में 90 सीट थी। 2020 के चुनाव में 70 सीटें यहाँ कांग्रेस ने ले ली थी महागठबंधन में। नतीजा क्या हुआ कि तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनते बनते रह गई, और उसका खामियाजा तो जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है वहां भी भुगतना पड़ा। जो आरजेडी का रिबेलियन कैंडिडेट था, जो पिछली बार चुनाव में हारा था लगभग 60,000 वोट ला करके, उस कैंडिडेट ने फिर 68,000 वोट लाया, और कांग्रेस यहाँ की सीट ले गई जबरदस्ती करके, ऊपर के दबाव से उसके कैंडिडेट को 10,000 वोट आया। और ऐसे कई उदाहरण थे बिहार में कि कांग्रेस की वजह से यहाँ महागठबंधन का बंटाधार हुआ था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। तो कांग्रेस ने यहाँ जो पोजीशन लिया था, तो उसकी जिद थी कि हमको अधिक से अधिक सीट मिले, और सीट क्या किया गया, उस सीट बेचे गए। सीट आपने बेचा, आपकी ताकत नहीं थी, आपकी हैसियत नहीं थी कि आप 70 सीट लेकर के। जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, तो सीटें बेची गई, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। तो जिस अध्यक्ष के नेतृत्व में बेची गई वो अध्यक्ष अभी भी बने हुए हैं। उस समय मदन जी थे या अखिलेश? उस समय नहीं, मदन जी थे। हम किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि किस व्यक्ति ने बेचा, इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सीटें बिकी, इसके बारे में सब्सटेंशियल एविडेंस है। और जो लोग पैसे देकर टिकट खरीदे, वो तो अगल बगल के मेरे 2 लोग हैं जिनको मैं जानता हूं व्यक्तित्व, जो चुनाव लड़ रहे थे। खैर, तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को ये लग रहा था कि हम ज्यादा शेयर लेकर के और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। नतीजा हुआ कि उसके इस लोभ ने बिहार में उसमें बंटाधार किया था। तो अभी के पोजीशन में ये लग रहा है कि जो कांग्रेस को 5 राज्यों के चुनाव सामने है, और उसको लग रहा है कि हम इस पोजीशन में है कि अब आगे जाकर के हमारी हैसियत बढ़ेगी और हम बहुत ज्यादा बार्गेन कर सकते हैं। हमारे जो एलाइज हैं उनको हम अपने अनुसार उनकी हैसियत में रख सकते हैं। तो ये उसको इस वजह से भी लग रहा है 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के। ये देखिए आप वहां क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में आप क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप किनकी शर्त कर रहे हैं। अब कमलनाथ जी को ये लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी बहुत चीजें अप्स एंड डाउन देखना है, लेकिन उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री हम बनना है, तो उन्होंने अपनी शर्तें तय कर दी है। और छत्तीसगढ़ में एक तरफा जीतती हुई कांग्रेस के सामने बीजेपी अब चुनौती के रूप में। बिल्कुल, अभी हम लोग बात कर रहे थे तो पता चला कि वहां ये बीजेपी जो है ऊपर की ओर आ रही है। हालांकि वहां बहुत भीतर में बहुत अधिक लड़ाइयां हैं बीजेपी के भीतर में, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी रिवाइव कर रही है अपने आप को। तो यहाँ जो कांग्रेस की भूमिका है वो थोड़ा संदेह पैदा करने वाली भूमिका है कि आखिरकार मुंबई की बैठक के बाद बहुत सारे आपने एक तरफा भोपाल की रैली रद्द कर दी, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। ये जो बात हो रही है कि संवाद नहीं हो रहा है, जो पार्टी ये सवाल उठा रही है, ये सवाल तो बाकी लोगों के मन में होगा कि संवाद क्यों नहीं हो रहा है। आज की तारीख में कोई कहने वाला है कि इंडिया गठबंधन का कि राहुल गांधी को उल्लू बोलने वाला और कमलनाथ और अखिलेश को अखिलेश बोलने की जरूरत क्या है, क्यों आप बोल रहे हैं? कोई मास्टर तो ऐसा नहीं है जिसके हाथ में छड़ी हो और वो सबको शांत करे कि नहीं आपको ये हंटर चला सके और किसी कोई ये गलतियां ना करे आप। तो ये एक ऐसा गठबंधन जहां आप राजनीतिक और वैचारिक रूप से बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपका जो ढांचा है ठीक है, उसमें अलग अलग तरह के अलग अलग विरोधाभासों को मिला करके ये बना हुआ है, और उन विरोधाभासों को साधना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन यह तो एक बड़ी उपलब्धि थी कि इतने सारे विरोधाभासों के बावजूद ये तमाम लोग एक छतरी के नीचे आए, और अभी तक कोई भारत का मीडिया जो है इनके मीटिंग की कोई ऐसी स्कूप बाहर निकाल कर नहीं ला सका, कहीं आपने नहीं देखा होगा। लेकिन अब ये लोग खुद अपना कच्चा चिट्ठा लेकर के परोस रहे हैं, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और उसको मीडिया में खबरें बन रही है। तो ये स्थिति है। इतनी टाइट व्यवस्था थी कि डी राजा के लिए हम और आप जो है मिलने जा रहे थे और सोच रहे थे, हम लोग को एंट्री नहीं दी गई। हाँ, एंट्री नहीं दी गई, हम लोग गेस्ट हाउस के बाहर से लौट कर चले आए। बिल्कुल। तो खैर हेमंत जी, आप यदि बने रहे तो अच्छा है, थोड़ी आज बातचीत करेंगे, एक अच्छा पैनल है। नहीं ठीक है, हमको अब नहीं मैं हूँ, अभी मैं हूँ जी। मैं जब निकलूंगा तो मैं आपको इशारा कर दूंगा। बिल्कुल। तो प्रोफेसर कालीचरण स्नेही सर की तरफ आ रहे हैं, आपसे एकदम पिन पॉइंटेड पूछेंगे सर। आज आपका पोस्ट भी देखा हमने कि ये बी टीम क्या होता है,
पहले मायावती जी थी, अब अखिलेश जी, आप तो लखनऊ में बैठे हैं, ये दोनों बी टीम को आप देख रहे होंगे ना। और दूसरी तरफ ये लोग भी कह रहे हैं कि ये तो भाजपा, वो जो काशी राम जी का उस समय का मसला था, नागनाथ सांपनाथ टाइप, तो दोनों एक जैसे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यद्यपि मध्य प्रदेश में जो घटना घटी है, या जो शीत युद्ध वहां से आरंभ हुआ है, उसको लेकर के ये गहमा गहमी है, और आपको भी डिबेट करना पड़ रही है कि हम लोग कम से कम कुछ इस तरह की बातें लाएं कि हो सकता है कि इन नेताओं पर कुछ असर पड़े, ना भी पड़े तो कम से कम हमें ये रहे कि हाँ, हमने एक बात रखी जो जेन्युइन है। मुझे लगता है कि देखिए, असल में जब भी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि कोई कांग्रेस के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फिर वो भाजपा के साथ है या बी टीम है। तो ये जो धारणा है, इसको तोड़ना पड़ेगा। अभी बहुत बढ़िया बात रखी थी हमारे पूर्व चैनल के बल्कि सर फिर याद दिला दूं, दर्शक जो जुड़ेंगे बाद में देखेंगे कि जेडीएस भाजपा के साथ भी है और सीपीएम के साथ भी है। सीपीएम के साथ सरकार में है और भाजपा। हाँ, तो देखिए, तो असल में ये है कि मुझे लगता है कि, लेकिन नहीं, वह केरल की इकाई जो है उसने कह दिया है कि हम नहीं है देवगौड़ा के साथ, वहां सीपीएम के साथ है। उन लोग अलग प्रसंग है, लेकिन कोई रेजिग्नेशन कोई अलग नहीं हुआ गया है। सरकार में वहां भी है और देवगौड़ा ने भी सफाई दी और वो वहां हैं बने हुए। जी हाँ। और कर्नाटका में भी अभी मतलब औपचारिक उस तरह से तो अभी तक नहीं है, बस नहीं हुआ गया, नहीं हुआ। बिल्कुल। देखिए, मैं जो बात रखना, हाँ, मैं बात रखूं। हाँ, पूरी करें। असल में देखिए, जो विधानसभाओं के चुनाव है या राज्यवार जो चुनाव हो रहे हैं या होते हैं, उसमें राष्ट्रीय पार्टियों को सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो लोकल पार्टियों से आती है। क्षेत्रीय दल किसी तरह से अपनी पोजीशन लेते हैं या अपना मत प्रतिशत बढ़ाते हैं, भले ही वो सीटों में इजाफा ना कर पाए, लेकिन उनका जो मत प्रतिशत बढ़ता है, तो राष्ट्रीय पार्टी की ओर उनका जो प्रस्थान होता है, ये राष्ट्रीय दल के लिए असहज करने वाला होता है। चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो लीड में दोनों ही रहना चाहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उनको ये लग रहा था कि सपा का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव में मध्यप्रदेश में ठीक नहीं रहा, तो उन्हें लग रहा है कि इनको यदि हम 6 सीट दे भी देंगे, जो कि हमने बतकही में उनसे थोड़ा हल्का सा जो वादा किया है, तो उन्हें लग रहा है कि फिर इनका कुछ ना बड़ा, यदि सीट ना भी बढ़ेगी तो ग्राफ बढ़ेगा वोटों का। तो एक बेकार में जो है, हम बीएसपी हमारे लिए पहले ही परेशानी का सबब बनी हुई है, हर जगह वो नुकसान। यदि ये गठबंधन, चूंकि अभी बहन जी ने कोई स्टैंड नहीं लिया है, तो स्वाभाविक में कमलनाथ जी एक बड़े नेता हैं, वो सोच रहे होंगे कूटनीतिक स्तर पर कि मैं अपने लिए, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री होने वाला हूं, तो स्वाभाविक रूप में वो सोच रहे होंगे कि मैं सपा के लिए क्यों फील्ड दूं। तो ये सीट का सवाल नहीं है, वोट प्रतिशत का भी सवाल है। और राष्ट्रीय जो दल होते हैं, उनकी जो अपनी साइकोलॉजी होती है, वो भी हो सकती है कि हम क्यों बेवजह अपना, जहां हमारे राज्य में हमारी स्थिति बेहतर है, वहां हम तीसरे दल के लिए क्यों मजबूती के लिए जमीन या पैर रखने के लिए जमीन दें। वो अपने ताई हो सकते हैं कि ले लें। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये भी देखा हो कि यदि अखिलेश जी से या सपा से हम गठबंधन, जो हमारा जो भी उनकी बातचीत आगे बढ़ रही थी, उस पे यदि हम नहीं भी काम करते हैं तो हमें उतना नुकसान नहीं है। लेकिन यदि बीएसपी की ओर हम हाथ बढ़ाएंगे और यदि हाथ नहीं बढ़ा पाते हैं तो नुकसान बहुत ज्यादा है। तो वो सोच रहे हैं कि इससे बेहतर तो है कि जो हम, यदि सौदेबाजी हमें करना ही है तो हम फिर बीएसपी से करें। तो बीएसपी का एक जनाधार, ये तो सही बात है कि मध्य प्रदेश में तीसरी माने पार्टी के रूप में बीएसपी का वहां अच्छा है, तेलंगाना वगैरह में भी ठीक चल रहा है, राजस्थान में भी है। तो मुझे लगता है उनको अंदरूनी ये भी भान रहा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के मामले में ये सब तब देर हो चुकी है। हाँ, नहीं, देर तो हो चुकी है, लेकिन वो सोच रहा है कि मतलब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने या किसी ने, या चूंकि गठबंधन का एक धर्म निभाना है, तो वो सोच रहे हैं कि धर्म निभाने के चक्कर में ये हम अपना ही नुकसान ना कर लें, ये हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी बड़े नेता हैं वो, उनको वाणी संयम तो रखना ही चाहिए था भाई। इतनी बड़ी लीडरशिप उनको मिली है, और आप कह रहे हैं कि आदरणीय राहुल जी की सीमा वहां समाप्त एक तरह से कर दे रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी। आप नेतृत्व कर रहे हैं दल का, आप लीड लेने जा रहे हैं, तो आपको वाणी संयम पे बहुत जरूरी था।
इनकी ओर से कोई बयानबाजी नहीं आना चाहिए थी। इधर से कोई क्या हो मतलब गया समाजवादी पार्टी की ओर से तो सर काफी ज्यादा ही हो गया। नागेंद्र, हाँ एकदम से राहुल गांधी पर अटैक और राहुल गांधी को पागल कह देना, ये कुछ अति है। और आपको अ, आपको क्या लगता है कि जी, अब नागेंद्र सर की ओर चल रहे हैं सर, फिर आएंगे आपकी ओर। नहीं आपको नहीं क्या असल लगता में है? देखिए, अब जी देखिए, चूंकि ये सही बात है कि ये जो जो अखिलेश जी का जो उनको एक तरह से अपमान करने वाली जो शब्दावली बोली गई है, तो निश्चय ही उनके जो फॉलोवर हैं, उनके जो नेतृत्व में काम करने वाले हैं, उनके जो क्षेत्रीय नेता हैं, वो सब उस चीज को तो रिएक्ट करेंगे। अच्छा, फिर सबकी शब्दावली और सबका वाणी संयम अलग अलग प्रकार का होता है, तो फिसल रहे हैं लोग। बिल्कुल। लेकिन ये सही बात है कि समाजवादी पार्टी को भी बहुत साफ फूंक फूंक करके कदम रखना चाहिए, क्योंकि अभी आज बात का बयान बिगड़ी नहीं है, बिल्कुल अभी सर, बात आएंगे बिगड़ी आपकी ओर। नहीं है। आप आएंगे आपकी ओर, नागेंद्र की ओर जा रहे हैं कि हालांकि आज का जो अखिलेश जी का अपना बयान है वो बहुत ही संतुलित है कल वाले वो चिरकुट वाले बयान से, क्योंकि कमलनाथ बड़े नेता भी हैं, उनको वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये वो कमल वाले हैं, व्यंग तो किया उन्होंने, इन्होंने कहा कि भाई अखिलेश जो वो कर रहे हैं, तो थोड़ा संतुलित बात उन्होंने की है। लेकिन आपको ये तो अब महसूस होता होगा नागेंद्र कि यहाँ कुछ इट्स हाई टाइम टू इंटरवेन। अब आ गया है समय जब बड़े नेताओं को इमीडिएट करना चाहिए, नहीं तो ये यदि बात बढ़ेगी, जब बढ़ती है तो चीजें टूट जाती हैं। उत्तर प्रदेश में बेशक गठबंधन का टूटने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ पैसेज बना देना। नहीं, ज्यादा ही नहीं, बहुत नागेंद्र, ज्यादा हो गया। जी जी दरअसल ये नहीं समझा जा रहा है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, अगर ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, अगर ये मान रहे हैं कि 2024 की लड़ाई के लिए कोई अलग नया फार्मूला, कोई रॉकेट साइंस आ जाएगी और हम सब ठीक कर ले जाएंगे, तो उसके पहले इतना जहर बो देंगे, तो ऐसा होता नहीं है ना भाई। न्यूनतम हस्तक्षेप की उम्मीद की जाती है। ये सही बात है कि आईपी सिंह का जो बयान आया है, देखिए आईपी सिंह के बारे में मैं बता दूं पहले कि आईपी सिंह का कोई मतलब नहीं है। आईपी सिंह बहुत ही बड़बोला, बिगड़ा हुआ एक ऐसा इंसान है जिसकी पार्टी में कोई हैसियत नहीं है और कहीं कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये कह के हम उनको बरी नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर अखिलेश यादव या किसी को तीखा बयान आना चाहिए था। ये भी सही है कि कल एक कोशिश शिवपाल यादव ने की थी बलिया में ये कहने की कि हम अलायंस के साथ हैं और 24 की लड़ाई लड़ेंगे, और बहुत अच्छे से बहुत संतुलन बनाने की कोशिश की थी अजय राय के और अखिलेश यादव की तल्खी के बावजूद। आज हरदोई में जो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है वो बहुत ही संतुलित बयान है, और उसमें साफ साफ ये है कि कोई गठबंधन को लेकर गांठ या तल्खी नहीं है। यहां तक कहा है कि हमने कांग्रेस के पास बड़े नेता के जरिए संदेश पहुंचाया है, ये सब भी कहा है। अगर वो बुलाएंगे और वो सहमत है तो हम मना नहीं करेंगे, हम गठबंधन के साथ हैं, और मतलब बहुत ही पॉजिटिव है वो। तो लेकिन दैट्स अ पार्ट, जब इस तरह से गलतियां दोनों ओर से हुई हैं, और माना ये जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश से जो शुरुआत हुई है उसमें कांग्रेस का बड़ी भूमिका थी। कमलनाथ जी न सिर्फ बड़े नेता हैं और बल्कि बहुत ही मैच्योर, बहुत पगे हुए नेता हैं, जिन्हें लेकिन सवाल ये है कि एक सबसे पका हुआ नेता आज कांग्रेस का अध्यक्ष है, और जिन्होंने कांग्रेस के बहुत सारे कंट्राडिक्शन को मैनेज किया, राजस्थान को मैनेज किया, मैं बात कर रहा हूँ खड़गे साहब। यस, तो बात यदि बिगड़ रही है और कांग्रेस के कारण बिगड़ रही है तो खड़गे साहब क्यों चुप दिखाई हाँ, पड़ रहा है? मैं उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल ये जिम्मेदारी बनती है कि केंद्रीय नेतृत्व से इसमें हस्तक्षेप हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का बीजेपी मध्य प्रदेश में जो कुछ डेवलपमेंट चल रहा है उसमें मुझे केंद्रीय नेतृत्व कहीं अभी, मतलब अगर मैं ज्यादा ना ओवर एस्टिमेट ना कर रहा हूँ तो कोई कहीं गौड़ तो नहीं दिख रहा है कि कमलनाथ जी ने सत्ता इतनी मजबूती से अपने हाथ में ले ली है, इतना ओवर पावर कर लिया है कि इतना मतलब आश्वस्त हो चुके हैं कि नहीं अब तो हम खोज बाकी सब पोल वाली स्थिति है। तो ऐसे में भी जैसे मोदी के लिए शिवराज, वैसे राहुल के लिए कमलनाथ ना हो जाए मध्य प्रदेश। हाँ, मतलब ये कुछ ऐसी स्थिति न बन जाए, और ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के बाद ढील भी दे देता है कि ठीक है भैया तो निपट लो। तो लेकिन राजनीति में इसके लिए स्पेस नहीं है।
अभी मैं एक बिल्कुल। कार्यक्रम में गया हुआ था, वहां पे किसी ने एक टिप्पणी की इसी पूरे एपिसोड पर आपस में ही बातचीत करते हुए कि अच्छा है कि असल युद्ध के पहले अगर खेत रहे तो कोई ये नहीं कहेगा कि हम चुनाव हार गए। मतलब आप सोचिए कि कैसे ये कितना कितना भयानक इंटरप्रिटेशन है ये इस पूरे सिनेरियो का, की व्याख्या है कि जिस तरीके से कटाजुस चल रहा है, जिस तरह से अप्रिय हालात पैदा कर दिए जा रहे हैं, इतनी तलखी पैदा कर लो कि वो असली लड़ाई में तो के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात की ओर ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा कि कल के नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में हस्तक्षेप कर मध्य प्रदेश के पूरे हालात में हस्तक्षेप करते हुए चिट्ठी लिखी। उस बिल्कुल। चिट्ठी को मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव से न जोड़ के मैं 2024 के पार्लियामेंट चुनाव से जोड़ के देखता हूं। वो एक चिट्ठी ऐसी है जो लंबे समय के गैप के बाद शिवराज सिंह को दरकिनार करने के बाद, इग्नोर करने के बाद शिवराज सिंह का नाम भी लेती है, शिवराज सिंह के पास 18 साल का बयान का 24 बखान का भी कर एजेंडा देती है, सेट। सब कुछ कर देती है। और लेकिन उसमें ये भी है कि इसी बहाने शिवराज को निपटा भी देना है, बहुत कुछ है उसमें। उसके उसके अंडर करंट्स को, उसके बिटवीन द लाइन्स को पढ़ने की जरूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ ये नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व मान चुका है कि मध्य प्रदेश की बाजी बहुत टफ हो चुकी है, ये मान चुका है, हाथ से निकल चुकी है। सब मैं यूं नहीं करूंगा, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मान चुके हैं टफ है। तो लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि मध्य प्रदेश रहे या जाए, लेकिन हमें 24 में लूज नहीं करना है। तो जो नेतृत्व जो पार्टी जो नेतृत्व 24 के लिए अभी से गोटी बिछा रहा हो, उसके सामने इस तरह का मध्य प्रदेश और यूपी करेगा, अखिलेश यादव और कमलनाथ करेंगे, तो क्या हश्र होने जा रहा है लड़ाई का। ये बहुत गंभीर मामला है, इस पे बिल्कुल। तो आएंगे फिर ऊपर से इंटरवीन किया जाना चाहिए। जी, दूसरे राउंड में फिर आएंगे और छोटी छोटी टिप्पणियों पे बात करें। मनोरमा, ये जो नागेंद्र कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं कि बीजेपी 24 को टारगेट कर रही है। कर्नाटक का जो पिछला 20 साल का रिकॉर्ड है ये बता रहा है कि जीते चाहे जो भी राज्य में सेंटर का जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं कर्नाटक में। ये ट्रेंड है, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो तब भी और जब एनडीए की सरकार रही हो तब भी। ऐसे में जो इंडिया अलायंस है और वहां एकदम से इग्नोर करना येदियुरप्पा साहब को, जो अलायंस में नहीं है लेकिन फिर भी इग्नोर करना और ऐसी स्थिति में इस पोजीशन पे ढकेल देना कि वो उधर ही जाएं, क्योंकि वहां उनके यहाँ विरोध काफी ज्यादा विद्रोह हो रहा है। वहां केरल में भी विद्रोह है, अंदर भी विद्रोह है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया अलायंस भी थोड़ा लगता है कॉन्फिडेंस में जा रहा है और कांग्रेस की जो भूमिका वहां भी दिख रही है कि जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है? मनोरमा, अनम्यूट करिएगा। नहीं, पिछले के पिछले चुनाव में ये धारणा टूटी भी कि मतलब जब केंद्र में जब जिसकी सरकार होती है उसके अपोजिट में यहाँ पर जीतता है तो भाजपा को ही बढ़त मिली थी। केंद्र में भी भाजपा था और यहाँ भी भाजपा को ही बढ़त मिली थी। लोकसभा वाले उसमें उसके सेकंड टर्म में भी भाजपा को ही सीट मिली है। ऑलमोस्ट मतलब क्लीन स्वीप काइंड ऑफ है। एक सीट इन लोगों के पास थी। तो ये जो है थोड़ी सी स्थितियां जो है बदली हुई है। दूसरा ये है कि मनोरमा 2000 से लगातार केंद्रीय चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी को ही ज्यादा सीटें रही। जी, ज्यादा सीटें 19-20 सीटें। जी, हाँ बिल्कुल 28 सीट में से। और पिछली बार का तो क्लीन स्वीप है, एक सीट अलग पार्टियों के पास है, बाकी सारा तो भाजपा के पास ही है। तो मैं ये कह रही थी कि और दूसरा ये है कि अभी जब हम इंडिया अलायंस का संघर्ष है उसमें कांग्रेस का जो हम देख रहे हैं उस पे जो उनको तौर तरीके उसको मैनेज करने के देख रहे हैं और कर्नाटक से तुलना कर रहे हैं तो थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस की एक मतलब कि जो भूमि बनी थी जिसमें कि अक्रॉस जो डिफरेंसेस थे पूरे पार्टी में, उसको एक सूत्रधार की तरह से कुछ लोग थे जिन्होंने उसको बहुत सही ढंग से निपटाया, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, चाहे और भी, जबकि पार्टी में बार बार इसकी बात करती जा रही थी। लेकिन ये चीज हम एमपी में या कहीं और नहीं देखते हैं। नॉर्थ में अभी जहां चुनाव की बात खास तौर पे एमपी और राजस्थान की बात कर लेते हैं
तो थोड़ा सा फर्क है। हम कर्नाटक जैसा स्मूथ जो पार्टी के लेवल पे जो है ना, वो मुझे नहीं लग रहा है कि उधर उस तरफ में एमपी में खासतौर पे मतलब मैं कहूंगी कि वो थोड़ा सा फर्क है। तो ये चीजें तो है, लेकिन फिर भी ये जो भी हो, अभी चाहे अभी 3-4 घंटे पहले अखिलेश यादव ने इसको भी इसका एक मतलब कि फिर से ये इसका मतलब है कि अंदर तरफ से काम हो रहा है इसको पाटने का, और उन्होंने फिर उनके जो तेवर है वो भी नरम पड़े, और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें मना कर देती है गठबंधन के लिए तो हम नहीं आएंगे, लेकिन अगर भाजपा को हराने के लिए अगर हमारा साथ चाहती तो हम साथ हैं। लेकिन फिर भी जो ये चीज है, इसने एक मतलब कि बहस को जन्म तो दिया ही है, और जो बीजेपी जिस एमपी की ही बात करते हैं तो नेतृत्व से लेकर तमाम चीजों में जो संकट कांग्रेस का है उससे कहीं बड़ा संकट बीजेपी का है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का संकट नहीं है, लेकिन बात किस पे आकर शिफ्ट हो गई है? बात आकर शिफ्ट हो गई है कांग्रेस के, और उसके साथ साथ और वो तमाम चीजें भी जो राहुल गांधी की एक छवि जो निर्मित हुई थी, तो इसका मतलब है कि उनकी छवि को लेकर अलायंस के लोगों में ही वो वही नैरेटिव उनके अंदर काम करता है जो बीजेपी देती आ रही है जनता को, तो चाहे आरएसएस और बीजेपी ने तैयार किया है, जो आज तैयार जो किया। आया। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि आप डिफरेंसेस की बात कर सकते थे, वो बात कर सकते थे, लेकिन अलायंस के स्तर पे साथ आने के बावजूद सपा का कोई बड़ा नेता जो है वो अगर ये कहता है मंदबुद्धि और इस तरह के शब्द, पागल और इस तरह के शब्द प्रयोग करता है, तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की बनी बनाई छवि जो कि एक अलायंस के तौर पर और उस तरह से था, कमी इधर से भी है कि अभी तक संयोजक लेकिन नहीं ये इधर से ही ज्यादा दिखती है, इनिशिएशन इधर से, प्रोवोकिंग इधर से है। और वो प्रोवोकिंग अजय राय ने अब बनते ही शुरू कर दिया था जब वो अध्यक्ष हुए, और कमलनाथ जी ने उसका इंतहा कर दिया। हाँ बिल्कुल, तो लेकिन वैसे हाँ, ये मनोरमा ये बता दूं, आईपी सिंह सही मायने में कोई हैसियत नहीं है। मतलब आईपीसी की वो कोई ऐसी उम्र बड़ी है, टोपी वो बड़ी लगाते हैं, लेकिन कद बहुत छोटा है, बहुत हल्का आदमी है वो। मतलब उसके बारे वो में जो कितना कहा जाए वो कम है वो। स्नेही जी ने कहा ना, कि वो स्नेही सर ने जो कहा कि भाई कार्यकर्ता, स्नेही सर या किसी ने, कि भाई कार्यकर्ता तो रिएक्ट करेगा ही यदि आप अखिलेश वखिलेश हाँ, करिएगा, रिएक्ट शायद करे, अनिल। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो शायद और वो है। आईपी सिंह ने अपना स्कोर बढ़ा लिया एक तरीके से, और वो रिएक्शन भी स्वाभाविक है, लेकिन वो आईपी सिंह पे अप्लाई नहीं होता है, कार्यकर्ता अप्लाई होता है। राजनीति के भीतर बहुत सारी हाँ, राजनीति चलती रहती है, जो आईपीसी। लेकिन आईपी सिंह इसमें कैपेबल है कि ट्विटर पे और इन सब पे बहस चला देते हैं। नहीं, आप बिल्कुल। उनका अतीत खंगालिएगा तो आपको लगेगा योगी जी से भी उन्होंने बड़ी दोस्ती निभानी चाहिए थी, और योगी ने कैसे उनको किनारे किया था, तब फिर वो मतलब बड़ी वो है, वो कुछ अजब अजब बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स तो मैंने लगता है वो। हाँ, तो वो ट्विटर पे एक जो है ना वो चलाने में माहिर है, तो मतलब इस चीज को लेकर आज के तो एक जो आज तो ऐसे आप चल ही जाएगा। राहुल गांधी को कोई गठबंधन का व्यक्ति भी वही कह दे जो आरएसएस करता बिल्कुल रहा है, जिसने बिल्कुल, इतना खर्च किया है, बेशक तो आज तो चल ही जाना था। चली जाएगा। तो और उन्हीं शब्दों का चयन किया उन्होंने। सपा की छवि तो खराब हुई ही है। सपा की छवि पर असर पड़ेगा आईपी सिंह के बयान से, अगर आईपी सिंह के बयान को खंडन नहीं करती है वो तो। जी, और दूसरी बात है कि कांग्रेस जो है, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा डिफरेंसेस अगर नरम भी पड़े हैं, तो जाति जनगणना को लेकर के भी अखिलेश जी का बयान आया जो कि मतलब डिफरेंस को दिखा रहा, और व्यंग्यात्मक ज्यादा, जब उन्होंने कहा कि कर्नाटका के एक जाति जनगणना सर्वे की रिपोर्ट को उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। दूसरा ये कि एमपी में ये तो कहना ही चाहिए ना मनोरमा, आप भी कर्नाटक में बैठी हैं और आपको पता हाँ, है कि वहां लिंगायतों के डर से और बुक्कालिंगा समुदाय के डर से ये नहीं किया जा रहा है। तो ये लेकिन तो जब सवाल गठबंधन, हाँ सवाल है, लेकिन ये सवाल की तरह से होते तो बात अलग है, लेकिन जब आप ये तलखी के लिखा तो गठबंधन के सेहत के हिसाब से और गठबंधन की एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये डिफरेंसेस जो है नकारात्मकता में जाता है। दूसरी बात, एमपी के थोड़ी सी एक और बात मैं कह दूं, एमपी का जो जारी किया गया है सूची, उसमें मुसलमान कैंडिडेट सिर्फ एक है, ओबीसी पे स्ट्रेस है कांग्रेस का, तो एक थोड़ा सा ये सब भी है, जबकि इसी से पिछले चुनाव में जो है 4-5 मुस्लिम थे। बल्कि ये खतरनाक है, इस पर भी बल्कि आप खतरनाक इधर ध्यान नहीं था हम लोग का। ये खतरनाक है, ये भारतीय जनता पार्टी के उसमें जाना है। तो हम लोग और बात करेंगे आपसे दूसरे राउंड में, छोटी छोटी जब टिप्पणियां लेंगे। एक लाइन में बोल दूं, जाति जनगणना को लेकर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई नेता नीतीश को क्रेडिट अभी तक नहीं दे रहा है, जिस आदमी ने इसको इनिशिएट किया। और अखिलेश के बयान की एक लाइन सुना दूं, संजीव, एक लाइन सुना दूं कि अखिलेश ने जो आज की बयान अखिलेश ने कहा कुछ बुजुर्ग नेताओं पर काम का लोड अधिक है, इसलिए वे खिसियाहट में गलत भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं। थोड़ा सा तंज किया है कमलनाथ पे।
कमलनाथ। लेकिन आगे बहुत अच्छा बयान है वो। और यही नहीं, यदि मुसलमान को वहां टिकट नहीं दिया गया है तो इसका भी सिर्फ एक बागेश्वर धाम के जो भक्त हैं कमलनाथ, ये मतलब तो वहां होता है। राहुल गांधी की सीमा खत्म हो जा रही है निश्चित तौर पे। जहां से कमलनाथ का शुरू होता है वहां से राहुल गांधी खत्म हो जा रहा है, ये तो तय क्योंकि है। मेरा तो ध्यान को इस अलग पे से गया कि इतनी बात करने के बावजूद भी मुस्लिम, सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट, जबकि पिछले चुनाव में भी इससे ज्यादा कैंडिडेट को दिया था टिकट। बिल्कुल। तो विनय जी, आप तो तमिलनाडु में बैठे हैं, पुडुचेरी में हैं, और तमिलनाडु सबसे मैच्योर दिखाई पड़ता है गठबंधन के मामले में। देखिए अभी तुरंत इनके डीएमके करुणानिधि जी के उस पे जयंती पे महिलाओं का एक सम्मेलन करा दिया गया, जो आजकल नारी बंधन का ये श्रेय लिया जा रहा है। हालांकि ये सब प्रसंगों में फिर बात वही आती है, कांग्रेस कम सिंसियर दिख रही है इंडिया गठबंधन के प्रति। नीतीश जी ज्यादा दिख रहे हैं, लालू जी ज्यादा दिख रहे हैं, डीएमके ज्यादा, स्टालिन ज्यादा दिख रहे हैं। अखिलेश जी को मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि शुरू में रिलेक्टेंट थे इसलिए अभी इसमें नहीं रखेंगे, लेकिन दूसरे लोग ज्यादा दिख रहे हैं। विनय जी, आपके यहाँ स्टालिन बहुत मजबूत दिख रहे हैं इस मामले में कि इंडिया अलायंस रहे, उसके लिए बहुत कोशिश में है। विनय जी। क्योंकि ये इसलिए देखिए जो राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से जिस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि भाजपा बहुत जोर शोर से तमिलनाडु में काम कर रही है। हालांकि उसके नतीजे कितने समय बाद आएंगे पता नहीं, पर कुछ जो मुद्दे उसने पकड़े हैं। बस मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करना चाहूंगी। जिस सनातन धर्म के मुद्दे को मतलब वो हल्का माना जा रहा है, साउथ में उसको प्ले किया जा रहा है, चाहे वो तेलंगाना का चुनाव हो, चाहे तमिलनाडु में अन्नामलाई जैसे नेता हो, तेजस्वी सूर्या हो, या तेलंगाना में, तो सनातन वाले मसले को यहाँ पे अलाइव करके रखने की कोशिश की जा रही है। जी वहाँ मनोरमा, मैं एक बात ये कहूंगा कि जैसे टीवी पे आप बहसों में देखते हैं कि बहुत सारे नेता जो टीवी पर बोलते हैं वो अपने प्रतिद्वंदी के तर्क का जवाब नहीं दे करके अपने ऑडियंस और अपने नेता को संबोधित करते हैं। ठीक यही बात है कि बहुत सारे राज्यों में जो बहुत सारी जो पॉलिसीज है, जो रणनीति है, वो सिर्फ उस स्टेट को लेकर के नहीं होती है, बल्कि वो पूरे नेशनल रूल करके लेकर के होती है। और वो देखते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टी है इसको लेकर के कैसे रिएक्ट करेगी और उसका बाकी राज्यों में हमको क्या एडवांटेज होगा। यहाँ जो भाजपा की कोशिश है कि जिस मजबूती के साथ स्टालिन कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस उस मजबूती के साथ स्टालिन के साथ नहीं आकर के बयान दे पाती, क्योंकि उसको वो अपनी जो उसका टर्फ जो उत्तर भारत में जिसका उसको नुकसान होगा वो उसकी चिंता करते। तो ये सनातन वाला मसला ही क्यों ना हो, सनातन वाला मसला ही क्यों। और उससे भी बड़ा मुद्दा जो लोग बहुत जोर शोर से कर रहे हैं वो ये है कि जिसका पॉलिसी के लेवल पे और विचार के लेवल पे जिसका इम्प्लीकेशन है वो ये है कि जब स्टेट सेकुलर है तो हिंदू मंदिरों की जो पैसे हैं या जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट के पास क्यों। और इसको लेकर के वो कानूनी स्तर पर भी जा रहे हैं और धीरे धीरे इसको लेकर के फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि हमने स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखा है कि एक ही वो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के बिहेव करता है। वो कांग्रेस की सभा में भी जाता है और वही आदमी दंगे भी करते हैं। तो उसी तरह जो डीएमके का सपोर्टर है वो कोई जरूरी नहीं कि वो गैर धार्मिक। तो ये धीरे धीरे जब उस पर चोट करने की कोशिश कर रही है तो वो एक होना हो सकता है टूटे। और ये जो आज का जो बहस है वो हम देख रहे हैं कि जो मीडिया है वो आपको ठहर के सोचने का वक्त नहीं देती, खास करके नीचे के लेवल। मैंने पहले भी एक दो बार कोट किया है आर्कीबाल्ड मैकलिस का कि जो पब्लिक ओपिनियन है, जो रिवॉल्यूशन हुआ है मीडिया का, वो उसकी पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की कैपेसिटी से ज्यादा वो किस तरह से पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करती है। और एक और पीआर के बड़े नाम है आइविन लेवी, उनका कथन है कि ट्रूथ इज लाइक ए लिक्विड। तो ये ठोस, वैचारिक रूप से ठोस और आंदोलनों में पक्के लोगों के लिए उतनी सही नहीं हो, पर जो आम जन है और उसके सामने जिस हिसाब से आपने देखा कि आईपी सिंह
राजनीति से जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात जो प्रचार जो विभिन्न मीडिया माध्यमों से की गई है कहीं ना कहीं घर की ही है और वो थोड़ा सा हल्का दबाव पड़ते वो बाहर आए हैं। तो एक बड़े तबके का जो मानस तैयार करने में, और दूसरी बात ये है कि जैसे फिजिक्स में हम लोग कहते हैं कि जो रेफरेंस पॉइंट आपका क्या है उससे आपका कंक्लूजन और व्यू बदल जाता है। तो जो क्षेत्रीय दल है और जो राष्ट्रीय दल है दोनों की कैलकुलेशन और उनका जो नजरिया कंसेप्शन वो अलग अलग है। और जैसे बात हो रही कि जो छात्रप है कांग्रेस के जो पुराने वो कितना नेतृत्व को मानते हैं, जैसे आपने कहा भी कि राहुल का नेतृत्व कितना स्वीकार, राहुल जी का नेतृत्व कितना स्वीकार किया जाता है बाकी दलों में, और कितना वैचारिक स्तर पर है और कितनी पकड़ उनकी पार्टी संगठन पर अभी बची हुई है। बिल्कुल। और अनुशासन तो विनय जी आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अनिल दा, और ये कह रहे हैं कि ये जो मानस बना यानी भारतीय जनता पार्टी अपने वैचारिक जो उसका अभियान है उसको कायदे से कर पाने में सफल होते हैं। उसका काउंटर इधर से आपको इंडिया अलायंस में या यहाँ नहीं बल्कि उसका प्रभाव इंडिया अलायंस के लोगों पर दिखाई पड़ रहा है, जो विनय जी आईपी सिंह के प्रसंग में भी कह रहे हैं। उसका काउंटर यहाँ से नहीं दिखाई पड़ रहा, ये आपस में ही उलझ रहे हैं। एक चीज और जोड़ कि भाजपा जो है बाकी पार्टियों की तुलना में न्यू मीडिया का इस्तेमाल करने में काफी आगे रही है। और मुझे याद है कि हालांकि आप थोड़ा पिछड़ती भी जा रही है, आप थोड़ा पिछड़ती जा रही है। बाकी लोगों में भी युवा लोग आए हैं, वो लोग भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सीख ली है उन्होंने। लेकिन एल्विन टॉफलर की एक किताब आई थी, एल्विन टॉफलर द पावर शिफ्ट, उसके पहले पाठकों में लालकृष्ण आडवाणी थे। भारत में पहले पाठकों में उसमें तमाम चीजें कि मीडिया कैसे होगी, कैसे चेंज होगा, कैसे उसका इस्तेमाल होगा, टेक्नोलॉजी। तो ये चीज जो है हमको जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ये चीज सीखना पड़ेगा कि जितनी हमको जमीन के स्तर पर लड़ाई लड़नी है उतनी हमको ये जो टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं और कैसे हमको नए आदमी की पहचान करनी पड़ेगी कि नए आदमी का मानस कैसे निर्माण होगा। और लेकिन इसके बावजूद विनय जी सचिन जी बस एक जरूरी बात का इनपुट कर देती हूँ उनके काउंटर में ही, कि ऐसा नहीं, कर्नाटक में कौन सा चेहरा था चुनाव का चेहरा प्रधानमंत्री थे, कोई चेहरा नहीं था, ना येदुरप्पा थे ना बोम्मई थे, लेकिन उसके बावजूद भी हार मिली भाजपा को। एमपी में भी उसी तरह से है। तो आप कितना भी इस्तेमाल कर लीजिए जो ग्राउंड रियलिटी, हाँ इस सफलता इसमें इंडिया की इस जो हो रहा है ना, इससे बस सफलता ये मिल रही है कि वो ये साबित दिखा रहे हैं कि मतलब इनके अंदर एकता नहीं है और बहुत सारी, जबकि वो दिखा रहे हैं अनिल दा, मनोरमा अनिल जी की तरफ चलते हैं तो अनिल दा वो नहीं दिखा पा रहे हैं, बल्कि ये दिख रहा है वही जो कह, तो ये उनको फायदा मिल सकता है, हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि वहां भी कोई चेहरा नहीं है, वहां भी मोदी का ही चेहरा है। बिल्कुल। अब अनिल जी से सुनते हैं, तो वो दिखाने में कोई दिखा नहीं रहा है, ये दिख रहा है। और दूसरा, जब आप वैचारिक रूप से आपके पास कोई बड़ा तथ्य नहीं है, बड़ा नैरेटिव नहीं है, बड़ा फलसफा नहीं है, तो ये दिक्कतें सामने आएंगी। और दूसरा एक और, बिना प्रचार के भी अब तेलंगाना में स्थिति कांग्रेस की ऐसी मजबूत हो रही कि बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं कि शायद तेलंगाना में कांग्रेस जीत भी जाए, है ना। चलिए वो तो खैर अलग प्रसंग है, उस पर हाँ, लेकिन ये चीजें भी, जो प्रचार की बात हुई, प्रचार मीडिया के इस्तेमाल की बात हुई, और लोगों का जो एक कांस्टेंट होता है चेंज के प्रति वो जो होता है, तो इसके बीच में ये चीजें रोल अपना प्ले करती है। मेरा कहना बस ये था। खैर मीडिया का प्रसंग नहीं है। मैं कांग्रेस के साथ क्या है कि कई बार उसको खुद ही पता नहीं कि उसके कितने वोटर हैं। 1-to-1 डिबेट में हम लोग ना फंसे और इसको मीडिया पर अलग से करेंगे। ये जरूर हुआ है, उसमें एक ही चीज लेने लायक है जो विनय जी ने कहा कि ये विपक्ष के नेताओं का मानस बनाने में भी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। उसका उदाहरण है आईपी सिंह का स्टेटमेंट कि वो भी वही कह रहे हैं जो आरएसएस के लोग कहते हैं, लेकिन इधर चीजें नहीं दिखती। अनिल से नहीं संजीव जी, देखिए वो मानस बनाने की बात नहीं है, वो ठीक कह रहे हैं कि एक जो मीडिया का जो मामला है और जो ब्रेन वॉशिंग का काम है उस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। मेरे टेबल पे भी एक पुस्तक रखी हुई है कैम्ब्रिज एनालिटिका के किसी एम्प्लॉय की, तो वो एक अलग विषय है। फिलहाल जो ये जो आपने आईपी सिंह की बात कही, देखिए
जो स्नेही साहब ने बात कही वो बिल्कुल सही बात कही है। जब एक पार्टी का कोई व्यक्ति आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कोई इस तरह की टिप्पणी करेगा, तो उस पार्टी का जो छोटा नेता होगा वो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे टिप्पणी जरूर करेगा, तभी वो कहेगा कि भाई यह मामला बराबर हो रहा है। तो शुरुआत किसने की ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत उस तरफ से हुई और दो तरफ से हुई, एक कमलनाथ जी की तरफ से हुई, फिर अजय राय साहब की तरफ से वो बात हो गई। लेकिन अब वो जो आपका जो है कि ठीक है कि ये हो गई, एक सबको इससे सबक सीखना चाहिए। और अखिलेश जी का जो अब जो उनका व्यवहार आ रहा है अखिलेश जी का, वो बहुत समझदारी से भरा हुआ जो व्यवहार है उनका, वो बातों को ठीक करने के और इसको ज्यादा तूल देने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे, और यही होना भी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, जिसको कहते हैं ना, एक स्ट्रक्चरल वीकनेस नजर आती है कांग्रेस में से। कोई भी नेता होता है, जैसे मान लीजिए कोई रथ चला रहा है, तो जो उसका सारथी जो है वो लगाम में 4 घोड़े हैं अगर रथ में, तो चारों घोड़ों पे लगाम रखता है कि सब एक दिशा में चले, उनको अनुशासित रखता है। कांग्रेस में ऐसा लग नहीं रहा कि अब इन 2 लोगों ने जो बेतुका बयान दिया, अजय राय ने और कमलनाथ ने, तो ना मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कुछ आया, ना राहुल गांधी की तरफ से कुछ आया, ना प्रियंका गांधी इस पे कुछ बोली। तो ये जो है, इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी चलती नहीं है। जो कप्तान है, कैप्टन ऑफ द शिप है, उसको तो शिप को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई मनमानी में कुछ बोल रहा है। बल्कि अभी तो इनको कप्तान तय कर देना चाहिए था, जो ये अभी नहीं कर पा रहे, इंतजार में है कि और कप्तान को फिर पावर भी देनी पड़ेगी। एरोगेंस बढ़ जाएगा, जो मनोरमा कर रही है कि तेलंगाना जीतते हुए दिख रहे हैं, और तो ये तो एरोगेंस बढ़ जाएगा फिर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, एरोगेंस ये 4-5 जो भी चुनाव आएंगे उसके बाद इनका और भी हो सकता है कि एरोगेंस बढ़ जाए, या जिसको कहते हैं कि दिमाग खराब हो जाए। ठीक है, क्योंकि शक्ति पचाना हर एक की बात बस की बात नहीं होती, लेकिन एक वो बनना चाहिए। और जो अगर नीतीश कुमार जी को अगर आप देते हैं जिम्मेवारी, तो उनको फिर आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी एक्शन लेने की। ये नहीं कि आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी विदाउट अथॉरिटी। विदाउट अथॉरिटी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं सकता, और इस काम को जल्दी होना चाहिए। संजीव जी बिल्कुल। जम्मू भाई, लेकिन ये एक विचार, एक नैरेटिव लेकर के बढ़ते हुए तो निश्चित तौर पे कांग्रेस दिख रही है, और वो है सामाजिक न्याय। लेकिन वो उधार का नैरेटिव है। 4 साल पहले राहुल गांधी जनेऊ लेकर घूम रहे थे, अब वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो जब ये नैरेटिव लेकर आप चलेंगे, जो अभी 2 हमारे साथियों ने जो बात की कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कुशलता हासिल है, कब क्या बढ़ाना है और तमाम चीजें, और वो आगे लीड ले जाती है। लेकिन आप जो सामाजिक न्याय के जनता के बीच में मिनिमम, इस पर डिबेट हो सकता है कि कितना अखिलेश सामाजिक न्याय करते रहे, क्या नहीं करते रहे, मुलायम सिंह जी की कितनी लिगेसी उनके पास है, नहीं है। लेकिन जो लोग हैं सामाजिक न्याय के, फिर भी उनके पास जो जनता की निगाह में है, याद नीतीश जी हैं, नीतीश जी ने जाति जनगणना कर दी, वो सब विचारों को एक साथ लेकर के चलने का काम जो करना चाहिए था, वो नहीं करते हुए कांग्रेस दिख रही है जम्मू भाई, बल्कि उससे टकराते हुए दिख रही है। भाजपा से कम लड़ रही है, इन लोगों से ज्यादा लड़ते हुए दिखने लगेगी जम्मू भाई। अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिएगा। ये वहां से नहीं, आप है हमारी ओर ना ना, हाँ ठीक है, फिर हो गया आपकी ओर से अभी हाँ अब ठीक है। और यदि आप लैपटॉप से हैं तो आप हाँ थोड़ा सा ना मैं ना अनम्यूट कर दे, थोड़ा हो रहा है। ठीक है, म्यूट हो जा रहा है आपसे, पता नहीं कैसे। आप ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है, फिर कर दिया आप। हाँ, अब वो जो आप ठीक है, स्ट्रिप है ना, वो द होस्ट हैज म्यूटेड यू। नो, हाँ, मनोरमा लगता है आप भी पीछे से कुछ संभाल रही हैं क्या? ठीक, हाँ अब निकला। तो मुझको अब तक लग रहा था कि 2-4 हाँ अब ठीक है, अब ठीक हुआ है। ये सारा खेल नहीं, सारा खेल मनोरमा जी का चल रहा है, ठीक है। मेरा बिल्कुल नहीं।
मैं आप लोग के सामने हूँ। आज चलिए हम आपकी ओर बाद में आएंगे, पहले आपको ठीक करेंगे। अभी आपको दोबारा अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट। दोनों तरफ से चल रही उंगली मैंने अब बंद कर दिया है। मैं जबकि अब मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ आई सर, थिंक अभी मिनिस्ट्री अब हुआ, हाँ लेकिन स्ट्रिप हटी नहीं है। स्ट्रिप कौन कर चलिए जम्मू मुझे भाई नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। प्रोफेसर कालीचरण नहीं सर, आप इसी सवाल का जवाब दीजिएगा, जम्मू भाई की ओर बाद में जाते। और छोड़ दीजिए मनोरमा, मैं करूंगा या जम्मू भाई करेंगे? ठीक है। देखिए, अभी जो बातें उभर करके आई हैं, दरअसल ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस इन विधानसभा चुनाव के परिणामों के इंतजार में है। मुझे लगता है कि वो जम्मू भाई आप अपने हेड को थोड़ा ठीक कर लीजिए, आपका काफी स्पेस है ऊपर। हाँ, नहीं मैं मतलब अभी जो बात उभर के बार बार आ रही है कि कन्वीनर क्यों नहीं घोषित हो रहा है, या घोषित होने के बाद भी उसको अस्तित्व में क्यों नहीं लाया जा रहा है, मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ा अड़चन है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी का जो उनके साथ जो तमगा है वो झूठ भी नहीं है, सही भी है। तो वो उसको खोना नहीं चाहते हैं इस लेवल पर। वो नहीं चाहते हैं कि उनके अलावा कोई नेतृत्व दूसरा कन्वीनर का करे, मुझे लग रहा है इसीलिए झिझक है। अन्यथा अब तक हो जाना चाहिए था। नीतीश जी को जनगणना का श्रेय, और ये जो गठबंधन बनाने में उनकी जो भूमिका रही है, उनके कारण जो है तमाम दल छोटी मोटी विचारधारा में जो मतभेद थे उनको भूल करके भी एक अम्ब्रेला के नीचे आए हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें देरी इसीलिए कर रहे हैं ये, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला तो वही बनता है कि सारे क्षेत्रीय दल हैं, चाहे ममता जी हों, नीतीश जी हों, सबकी जो पार्टियां हैं क्षेत्रीय दल हैं, और क्षेत्रीय दलों को सबसे बड़ी क्षेत्रीय दलों से यदि कोई अड़चन और अवरोध है तो वो राष्ट्रीय दल को हो सकता है। तो निश्चय ही उनकी साइकोलॉजी इसी रूप में है। और तो ये जो हो रहा है इससे नुकसान होगा, क्योंकि परिणाम जो भी हो, लेकिन कम से कम इस मसले को बिल्कुल ठीक कहा कि आपसे यदि कोई पत्रकार बात पूछना चाहता है, ये जो घटना घटी है इसके संबंध में कोई लगाम नहीं लग रही है, तो ये भी अच्छा। दूसरा, कांग्रेस की भी अपनी अंदरूनी परेशानी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी जरूर हैं, लेकिन अब तीन कम से कम फोर्स वहां है, वहां जो शक्ति है वो एक तरह से अंदरूनी तरह से 3-4 जगह तो बटी हुई ही है। तो ये भी एक बड़ा मुश्किल है। परिवार में भी 3 जगह शक्ति केंद्र हैं, अब कौन नियंत्रित करे, क्योंकि वहां भी तो एक परेशानी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि खड़गे जी सम्मानित नेता हैं और कांग्रेस को बहुत स्थिति में लाए हैं कि कम से कम वो राष्ट्रीय दल के रूप में जैसा कि उसका कद है उस रूप में उन्होंने स्थापित करने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। तो उन्हें ये शक्ति दे देना चाहिए। नेहरू फैमिली को ये शक्ति खड़गे जी को अध्यक्षता के साथ दे देना चाहिए कि यदि कोई इस तरह की परेशानी आती है तो उसको वो नियंत्रण करें, बिना झिझक के, बिना इस इंतजार के कि राहुल जी कुछ कहें, प्रियंका कुछ कहें। हालांकि ये ज्यादा से ज्यादा नेहरू फैमिली ने किया है, और हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जितना किया जा सकता था उस हद तक भले ही न किया हो उन्होंने, लेकिन बहुत हद तक कर दिया है कि वो खड़गे साहब नहीं ये दिखा रहा। हाँ, तो ये इस परिपाटी को उन्हें जारी रखना चाहिए जो वो करते रहे हैं। इस जो उदार चरिता नाम उनका जो रहा है उस पार्टी का, जिसके कारण उसका राष्ट्रीय वजूद बना रहा है, उसको उन्हें मेंटेन करना चाहिए कि यदि उन्होंने पावर दिया है खड़गे जी को, तो ये तमाम शक्तियां और जनता को लगना चाहिए कि खड़गे जी वास्तव में इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। क्योंकि यदि जनता में ये भी मैसेज जाता है कि 3-3 जगह कोई फोर्स बनी हुई है, तो वो भी एक परेशानी का, साइकोलॉजिकल परेशानी का सबब होती है। जनता सब चीजों को देखती है और इसी को विपक्ष या भाजपा दुष्प्रचार के रूप में लेती है कि वहां तो सब, माने जब कांग्रेस संकट में आई है तो उनको दूसरे लोग याद आते हैं, लेकिन जैसे स्थिति संभलती है तो कमलनाथ के रूप में जो बड़बोलापन है वो आ जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। सर, लेकिन सवाल यही है कि क्या खड़गे जी को कोई बाधा है, किसी ने रोका है अभी इंटरवेन करने के लिए जो अभी हो रहा है? नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो जहां जो उनका उन्हें पता है कि किसके कारण बने हैं, तो हो सकता है वहां उनके बीच में जो घरेलू मामला है उस बीच में उनको वो शक्ति कम से कम मिल जानी चाहिए। और वो उनके मतलब जो है व्यवहार में, आचरण में, बोलने में लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये है।
मतलब ये केवल कहने भर का, बिल्कुल माने ये खुली छूट जो है उन्हें मिलनी चाहिए। और उससे अब जैसे माना कि ये घटना घटी है, अब तक कमलनाथ जी के लिए कुछ तो आना चाहिए था। माने क्यों इंतजार किया जाए कि राहुल जी कुछ कहें जब राष्ट्रीय नेतृत्व उनके पास है? इसका मतलब साफ तौर पर कुछ है कि अंदरूनी कुछ है। माने उनको फ्री हैंड भले ही ना कहा हो उन्होंने कि आपने जो करना है कहिए, लेकिन इसके बाद भी नहीं कह पा रहे हैं, तो एक झिझक उन्हें भी है। तो इस झिझक को उन्हें बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा यदि वो राष्ट्रीय, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके अध्यक्ष में जो है चुनाव लड़े जा रहे हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जाना है। ये पक्की बात है, यदि जीत मिलती है तो भले ही नेहरू माने राहुल जी और प्रियंका इसका श्रेय ले जाएं, लेकिन यदि कोई परेशानी आती है तो निश्चय ही खड़गे जी के माथे वो चीज जाएगी। बिल्कुल इसको नहीं भूलना और चाहिए। सामाजिक न्याय का चेहरा भी हाँ, है वो नहीं, वहां। सामाजिक न्याय, देखिए आपने कह ही दिया, कमलनाथ जी जिस रूट पर चल रहे हैं वो तो भाजपा का ही पूरा का पूरा है। और यही कारण है कि राहुल जी को वो कह देते हैं कि ये चुनावी हिंदुत्व है इनका। जब ये जो कोई इस तरह से जब कर्मकांड में और पाखंड में लिप्त होते हैं या धार्मिक अनुष्ठानों में जाते हैं, तो भाजपा को मौका मिल जाता है। इन्हें अपना एक सेकुलर जो चरित्र है, देखिए अभी बिल्कुल ठीक कहा कि वहां जो अल्पसंख्यकों को जो उन्हें बढ़ चढ़कर हिस्सा देना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। क्योंकि मुसलमान या अल्पसंख्यक उनका बंधुआ नहीं है। हो सकता है कि बीएसपी को वोट कर दे, तो कम से कम कुछ ना करे तो कांग्रेस को वो मतलब जो ना करे लेकिन डैमेज तो कर ही सकता है। तो भाजपा आप क्या फायदे में हो जाएगी। सर आपकी इस बात में बस ऐड कर दूं कि और मायावती को जो बहुत सुप्त माना जा रहा था, उन्होंने धीरे धीरे करके अपना लिस्ट जारी करके 50 से ऊपर कैंडिडेट जो है, ऑलमोस्ट 40 से ऊपर मेरे ख्याल से कैंडिडेट जो है उन्होंने लिस्ट जारी कर दी। मुझे लगता है कि इसका वो लाभ उठाएंगे। उन्होंने जो लिस्ट देखी होगी कि अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दी है, तो उस रिक्तता को वो भरेंगी। वैसे भी भरती, लेकिन यदि ये गैप छोड़ दिया है तो ये बहुत, फिर तो वही हुआ कि भाजपा में उसमें क्या अंतर रह गया। क्योंकि मुख्य तो तुम्हें यही दिखाना है कि संविधान के साथ कहाँ खड़े हो, धर्म के बारे में आपका क्या रुख है, और मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के बारे में आपका क्या रुख है। मुसलमानों का अप्रासंगिक तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है, और यदि आप उसी लाइन पे जा रहे हैं जम्मू, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको जो सवाल किया था उन्होंने पास और सर ने जो मैं भी जो मतलब वो कर रही थी कि कमलनाथ जो है एक पावर सेंटर एक अलग तौर पे उभर रहे हैं, जो मतलब कि जो बाकी और मतलब वो भी कांग्रेस को नुकसान देगा। हाँ बिल्कुल, उस पर हम लोगों ने बात कर ली है। मैंने लोकसभा में नुकसान दे सकता है वो। जी, अब जम्मू भाई के पहले अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हम एक छोटी सी बात कहूंगा। आप जैसे माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, वहां पे जो ओबीसी का है करीब 55% आबादी है, और वहां का जो ओबीसी का डिपार्टमेंट था कांग्रेस का, उसने 127 सीटें मांगी थी आबादी के आधार पे, और मात्र 55 मिली हैं। और वहां पे ओबीसी डिपार्टमेंट ने काफी इस्तीफे वगैरह हो गए हैं। पुतला जलाया जा रहा है दिग्विजय सिंह का और कमलनाथ का और दिग्विजय सिंह के पुत्र का। और वो कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, तो कम से कम अपनी पार्टी की टिकटों में कुछ तो नजर आए। 127 का अगर वो बनता है आंकड़ा, तो चलिए 100 दे दीजिए, 90 दे दीजिए, 80 दे दीजिए, 55 तो बहुत कम है। लेकिन जो कंट्रोल वहां पे दिग्विजय सिंह का और कमलनाथ का है, उसमें वो नहीं हो पा रहा। तो एक बात अलग है कहना कि असल में सामंती मानसिकता, देखिए कांग्रेस में सामंती मानसिकता के लोगों की अभी कमी थोड़ी है, वो नहीं उभरने देंगे ओबीसी को। बल्कि दोनों में दोस्ती ऐसी है कि कमलनाथ जी गलती करते हैं तो दिग्विजय जी अपना कुर्ता फड़वा लेते हैं। उन दोनों के बीच का संवाद काफी वायरल हो रहा है। नहीं, हाँ, वो मतलब तो यही, मतलब तो यही होता है कि वहाँ ओबीसी नेतृत्व न उभर जाए। एक चीज और ये बड़ी चालाकी है। स्नेही जी, वहाँ एक बात सुनने में आ रही है कि शुरू में 3 साल कमलनाथ रहेंगे और उसके बाद 2 साल जो दिग्विजय सिंह के सुपुत्र हैं, पता नहीं जयवर्धन सिंह क्या नाम, उनका तो टैसिट अंडरस्टैंडिंग है दोनों की। हाँ, हो सकता है। और ये खबर चुनाव के पहले फैल जाएगी। बिल्कुल सर। अब जम्मू भाई की ओर चलते हैं, समेटना भी है। जम्मू भाई, पूरी बातचीत में एक बात तो समझ में आ रही है कि फिर यहाँ विचार के स्तर पे भारतीय जनता पार्टी हावी है। मध्य प्रदेश में टिकट बांटने में भी मुसलमान गायब हो रहे हैं, तो ये कांग्रेस का जो हिचक है। दूसरी बात कि मैं खुद भी जम्मू भाई, अभी इस जो ड्रामा चल रहा है वहाँ मध्य प्रदेश में और दिग्विजय जी और इन दोनों के बीच की जो जुगलबंदी है, और आप सुन ही रहे हैं कि 55 सीटें, तो मुझे अब लगने लगा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लूज करना गलत हुआ।
पहले मुझे लगता था कि एक राजा गया अच्छा ही हुआ, राजा का एटीट्यूड है तमाम तरह का, लेकिन अब लग रहा है कि कोई तीसरा विकल्प भी नहीं है स्टेट में। जम्मू भाई, देखो, राजा जो है, दूरदृष्टि का राजा होता तो कांग्रेस नहीं छोड़ता, क्योंकि हाँ, क्योंकि उम्र में ये जो राजा है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से बहुत उम्र में छोटे हैं, तो भविष्य तो राजा का ही था ना। लेकिन राजा निकला गद्दार, राजा निकला गद्दार। ये वाला वर्तमान उसका अपना होता है, ये जो चल हाँ, रहा तो है। हाँ, मतलब राजा यहाँ पर जीती हुई पार्टी, सरकार बनाई हुई पार्टी को तोड़ा जो है वो गद्दार निकला है। इसके लिए राजा यहाँ पर पूरी तरीके से राजा ने अपनी मटिया मेल करा लिया है, तो इसके लिए उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? मुद्दा वो नहीं है। देखिए, इस वक्त असली संकट बीजेपी के अंदर चल रहा है मध्य प्रदेश में, उसकी चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, डायलेमा ये नहीं है कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती है या नहीं, वहां कोई चुनौती नहीं है। इस वक्त असली चुनौती बीजेपी के अंदर मोदी को है, और वो भी चुनौती कर्नाटक से नहीं है ना। बात करते हुए यहाँ भी कर नहीं, तो मैं आज का जो विषय है, देखिए ऐसा, आज के विषय की शुरुआत ये है कि इंडिया गठबंधन में जहां सपा भी है और जहां कांग्रेस भी है, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसके सामने दोहरी जवाबदारी है। एक, गठबंधन को बनाए रखना, और दूसरा, गठबंधन में चुनावी सीटों का जहां तक सवाल है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस को लाना 2024 में। इसलिए कांग्रेस की जो पूरी स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी इस वक्त ये है कि 5 राज्यों में अपना चुनावी परफॉर्मेंस जो है, अगर वो जीत के आती है तो कांग्रेस को 2024 के नैरेटिव में कांग्रेस केंद्र में आना चाहती है, और 24 का नैरेटिव में केंद्र में अगर आना है तो कांग्रेस को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम जीतना है। और जिस दिन ये जीत जाएगी तो कांग्रेस का काम इंडिया गठबंधन की आशाएं, अपेक्षाएं और उसके प्रति पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक माहौल बनाने में वो निर्णायक सिद्ध होने वाला है। लेकिन और इस वक्त कॉमरेड, आपसे ये सवाल ये है कि क्या बीजेपी भी जीत जाएगी या कांग्रेस भी जीत जाएगी? जो भी जीत जाएगी, क्या पॉलिटिक्स मुसलमानों के सेकंड सिटीजनशिप से होगा? ये सवाल आपके आखिर सवाल ये है, देखिए सवाल ये है कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया कि गैर मुसलमानों को दरकिनार करके देश चलेगा। अब इतने पूरा जो देश का जो मिजाज है, देश के अंदर जिस प्रकार की नफरत है, जिस देश के अंदर जिस प्रकार की पूर्वग्रहित मानसिकता खास करके मुसलमानों को लेकर है, ये इतने जल्दी 6 महीने में किसी की औकात नहीं है पाठ देने की, क्योंकि ये तो एक नई सोच बनाने का सवाल है, एक दूसरे को अपनाने की बात है। तो ये परिवर्तन जो है ना, ये 6 महीने का नहीं है। लेकिन राजनीति में अगर बीजेपी अगर हारती है तो फिर अल्पसंख्यकों को वापस मेन स्ट्रीम में लाना की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो इसके लिए इसके जो अग्रक्रम है ना, ये अग्रक्रम हमको तय करने की जरूरत है कि ये 4-6 महीने के अंदर इस देश के तमाम सामाजिक सवाल, इस देश के अंदर के तमाम वैचारिक सवाल जो है उसका कोई हल 6 महीने में नहीं निकलने वाला है। मुद्दा यह है कि इंडिया गठबंधन के अंदर ये जो अखिलेश और कमलनाथ ने जो शुरू की है, ये आगे बढ़ेगा या थमेगा? कांग्रेस की ये जिम्मेदारी है कि जो पूरे मध्य प्रदेश का चुनाव का पूरा जो विश्लेषण अब तक चलता था, वो बीजेपी, शिवराज चौहान को किस तरीके से ठिकाने लगा दिया गया, इस कमलनाथ ने उस पूरे नैरेटिव को कांग्रेस और इंडिया में लेके आ गए। और ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक मूर्खता है ये, क्योंकि कमलनाथ बहुत सीनियर लीडर है
और इंडिया गठबंधन जिस हालात में बना हुआ है, एक सीनियर लीडर से इस प्रकार के बयान, जिससे कि दो दलों के बीच में इतनी टकरार बन जाए और फिर दोनों तरफ से लोग खुले हो जाए अपने अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी करने, ये अच्छी बात नहीं। तो इसीलिए कांग्रेस को बहुत तुरंत हस्तक्षेप करके सिर्फ डैमेज कंट्रोल ही नहीं, कांग्रेस को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ, रिश्ते वापिस मधुर और विश्वास के बनाए गए हैं, बने हैं, और इस प्रकार की बातें आइंदा नहीं होगी। दैट इज द बॉटम लाइन। तो चलिए, बिल्कुल समय की सीमा है, कंक्लूडिंग टिप्पणी लेंगे नागेंद्र से और अपने साथियों से आज नहीं बात करेंगे अब, मनोरमा जी और विनय जी से। तो सवाल वही है कि क्या होगा। एक तो हम सुनने वाले मोड में ज्यादा है जी, तो ऐसा कहते कहते सबसे ज्यादा तो आप ही ने बोल दिया है। बहुत और बहुत सारे अच्छे इनपुट आपने दिए और बातचीत जो है उस दिशा में भी गई, और अंतिम टिप्पणी हम वही ले रहे हैं। सवाल यही है कि करना क्या है। एक तरफ आप अपनी जो भूमिका है वो तो आप छोड़ते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो दूसरों की भूमिका है वो हड़प लेना चाहते हैं और उसको डिमीन भी कर रहे हैं। यानी जो सामाजिक न्याय की भूमिका है उसको आप हड़प लेना चाहते हैं और सामाजिक न्याय वालों को डिमीन करते हैं। नीतीश जी की कहीं चर्चा नहीं करते हैं, अखिलेश जी को आप तंग करते हैं, बहन जी को आप जो है परमानेंट आपने डी टीम कर दिया है। और दूसरी तरफ, और आपकी गलतियों से यदि चीजें हारते हैं तो आप कहेंगे बसपा ने हरा दिया 40-40, 50-50 सीटों पे। और दूसरी तरफ आपकी अपनी यूएसपी थी जो आपको करना था मुसलमानों वाले मामले में, वो आप छोड़ते जा रहे हैं। नागेंद्र, लंबा नहीं ले जाना चाहिए इसको। अब एक ही दो लाइन में खत्म करना जरूरी है, जो वो लंबी बहस हो चुकी है, अच्छी बातचीत हो चुकी है। मतलब मुझे लगता है कि अब सारा दारोमदार क्षेत्रीय दलों पे ही है। इस इंडिया को आगे ले जाएं, परवान चढ़ाएं, अंजाम तक पहुंचाएं, और बड़े लोगों को ये कहें कि नहीं, हम हैं आपके साथ, पीछे पीछे खड़े हुए। मतलब मैं इसको अब इसी पे देख रहा हूँ जहाँ संजीव ने अभी जिस ओर इशारा किया ठीक कह रहे हैं। क्योंकि सच यही है कि भाई आप सारे मुद्दे हड़पना भी चाहते हैं, गड़पना भी चाहते हैं, और किसी को क्रेडिट भी नहीं देना चाहते हैं। अगर यही सच है जो मैंने नहीं देखा था, जो मनोरमा ने कहा अभी, कि अगर बीएसपी इतनी सीटों पे मुस्लिम कैंडिडेट ला रही है तो आप किस मुंह से कहेंगे कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है? भाई आपने तो एक आदत दिया है। मुस्लिम कैंडिडेट अपने कैंडिडेट ला रही है, और इससे बीजेपी को भी अवदान लग रहा है। मुसलमान कितने नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि वो ज्यादा हित साधक है उनके ना भाई, वो उनकी अगर आप भी ला रहे हो तो वो भी लाती तो आप कहते ये बी टीम है। हाँ, लेकिन तो ये है कि बीजेपी को अब उससे डर लग रहा है। बीएसपी ने इतने कैंडिडेट उतारेंगी, जाहिर सी बात है। तो अब ये दारोमदार सारा क्षेत्रीय दलों पर है कि अब वो समझदारी दिखाएं और राष्ट्रीय नेतृत्व को संभालने वाले लोगों को थोड़ा एहसास कराएं, और हो सकता है उधर से भी कुछ पहल आए और अनिल जैन जी शायद कुछ संदेश पहुंचाएं उधर से, तो उनको शर्म आए और कहे कि नहीं, हमें हमें नेतृत्वकारी भूमिका निभानी होगी। क्योंकि ये मानना सबके लिए बहुत जरूरी है कि 2024 अंतिम लड़ाई है या फिर नया प्रस्थान बिंदु है, बीच में कुछ नहीं है। या तो यह नया प्रस्थान बिंदु होगा या अंतिम लड़ाई होगी, और अगर इस लड़ाई में आप चूके तो आप कोई कहीं का नहीं बचेगा। ये अगर एहसास होते हुए भी एहसास नहीं है जो आपके एक्ट से सामने आ रहा है, तो ये बहुत गंभीर, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। मेरे ख्याल से हम बातचीत ही रोक देंगे। तो आप सब जुड़े रहे, काफी लंबी बातचीत। यहाँ पर संजीव जी, बस एक और चीज की, जो एक बहुत बड़े पत्रकार है जिन्होंने बीएसपी को सीधे खारिज कर दिया, जब एक आदमी ने मतलब उनके इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम बीएसपी की सरकार चाहते हैं, तो बहन जी ने ये भी जवाब दे दिया है यहाँ पे, इस तरह कैंडिडेट को उतार करके राजस्थान में भी उनकी प्लानिंग है, तो ये भी दिया है कि वो मैदान में है, और लगातार जो दो दलों के बीच बाइनरी खड़ी की जा रही, कांग्रेस भाजपा, उसके बीच में जो ये खत्म करने की कोशिश, बहन जी की राजनीति को करने की कोशिश की जा रही है, तो इसका भी एक जवाब यहाँ से मिलता है। हाल के दिनों में मायावती जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे आप कटघरे में खड़ा कर सके उनको। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये यूट्यूब की पत्रकारिता को भी लेकर के उठा, बहुत सारे मैंने देखा जो बहुजन और दलित राजनीति के जो उन्होंने इस चीज को बहुत तल्खी के साथ नोट किया है कि ये बाइनरी में जो जर्नलिज्म करना, जिसमें कि आप सिर्फ कांग्रेस विकल्प ही दे रहे जनता को और सीधे बता दे रहे कि बीएसपी कहीं है ही नहीं। हमने और आपने, मनोरमा जी, आपने भी रखा है इसको, स्त्री काल का भी यही पोजीशन, हम लोगों ने कई सारे इस पर बातचीत भी की है, कई जगह जहां भी अवसर मिलता है। आप सब हमारे साथ जुड़े, नागेंद्र जी, अनिल जी, प्रोफेसर कालीचरण स्नेही सर, जम्मू जी, विनय ठाकुर जी और मनोरमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरत है कभी कभी मोदी से अलग हट करके रिस्पॉन्सिबल बनाने का इंडिया गठबंधन को भी, इंडिया गठबंधन पर भी बात होनी चाहिए। और ये जो चीजें हो रही हैं इसको जितनी जल्दी सॉल्व किया जाए, जिसमें माहिर हैं अभी, जो अब तक दिख रहा है कि खड़गे साहब माहिर रहे, तो कम से कम खड़गे साहब भी अभी आकर आगे बढ़े और इसको करें, और कन्वेनर जितनी जल्दी तय करें। जिसका जो श्रेय है वो श्रेय देना बहुत जरूरी है। चीजें हड़पो नहीं और अपनी चीजें छोड़ो नहीं। फिर मिलते हैं दूसरे एपिसोड में कल किसी और विषय पर। नमस्कार।